हेलो फ्रेंड्स, आज अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इनवेरिएंस। उससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। जनरली उसके अंदर अपने बेसिक डेफिनेशन प्लस इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कवर किया था। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होते हैं जिसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, अपने पास 0 होती है। सेकंड बात कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने पास जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन इनिशियल फ्रेम्स के बारे में। जनरली नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्टेन वेलोसिटी या सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अंदर जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो होल्ड नहीं करते। अब मैंने नोट में एक बात लिखवाई थी आप लोगों को कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड करवाने के लिए इनिशियल फ्रेम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने को एक सूडो फोर्स लगानी होती है और ये फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगती है। ठीक है, अगर ये आप सूडो फोर्स लगा देते हैं तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने पास जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो होल्ड करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। जो मेरे पास फ्रेम ऐसे है वो क्या है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो मेरे पास फ्रेम एस डैश है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये फ्रेम मेरे पास रेस्ट में है और ये फ्रेम जो एस डैश है ये मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर मैं इस फ्रेम को एस फ्रेम से एस डैश को ऑब्जर्व करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम को देखता हूं यानी कि यहां पर बैठ के इस फ्रेम को देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा, जो ये एस डैश फ्रेम है ये आगे जा रहा है भाई। ठीक है, आगे जा रहा है किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मेरे को आगे जाता हुआ दिखाई देगा भाई। कहां, इस साइड जाता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी बात क्या होती है, अगर कोई फ्रेम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस फ्रेम को भी आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, एक ऐसा फ्रेम जो कि क्या है, इनिशियल है, उस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू जितने भी फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे उन सभी फ्रेम्स को आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। तो ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मेरे पास ये भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस लाइन को आप लिख सकते हो क्या, फ्रेम एस डैश मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर लिख लो फ्रेम, नोट डाल के लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेम एस डैश मूव्स विद constant velocity या uniform velocity, move with constant velocity with respect to x, with respect to s। ये मैंने क्या लिखा है, फ्रेम एस डैश, जो ये मेरा फ्रेम है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये रेस्ट में है, इसके विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो मेरा फ्रेम एस डैश है, देन फ्रेम एस डैश इज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल से समझाता हूं। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर थे भाई। कैसे, ये दो फ्रेम है मेरे पास, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ये दोनों मेरे पास कुछ इस तरह से कोइंसाइड कर रहे थे। अब ये ऊपर वाला फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है,
इनका डिस्टेंस मैंने ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखना, इन दोनों फ्रेम्स के ऊपर दो बंदे खड़े हैं भाई, कहां पर खड़े हैं, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के ऊपर खड़े हैं भाई ये, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर कोई दो इंसान खड़े हैं इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। अब इसको देखना, जैसे कि ये दोनों फ्रेम कुछ इस तरह से चल रहे हैं, तो यहां पर ये मार्कर है, ठीक है। समझना, यहां पर क्या है, मार्कर है। तो अगर ये फ्रेम कुछ इस तरह से चल रहे हैं, ये कांस्टेंट एक जगह पे, भाई मार्कर को एक जगह पे फिक्स कर देना, तो ये मार्कर यहां पर है, तो यानी कि इन दोनों फ्रेम से देखने पर ये मार्कर कैसे दिखाई देगा, आप ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको मान लेना। यहां पर कोई इवेंट हो रहा है भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है, मेरे पास कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट मेरा यहां पर हो रहा है, ठीक है। कोई पी इवेंट मान लेते हैं। जब मैं इसको एस फ्रेम से देखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं मेरे पास एक्स वाई जेड, और इसको मैं किसी टी टाइम के ऊपर देख रहा हूं तो मैं टी भी लिख देता हूं भाई, ठीक है। जब मैं इस फ्रेम एस डैश से इस इवेंट को देखता हूं, मान के चलो यहाँ पर कोई बस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रही है, कोई बस चल रही है, ये इंसान इसको ऑब्जर्व करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं भाई एक्स वाई जेड और टी टाइम के ऊपर। जब ये इंसान इस इवेंट को ऑब्जर्व करता है तो पी जो मेरे पास इवेंट है उसके कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश टाइम के ऊपर। ध्यान से समझना भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर है, ये फ्रेम कुछ इस तरह से चल रहा है, v वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये इंसान किसी इवेंट को यहां पर होते हुए देख रहा है और ये इंसान उसी इवेंट को यहां से देख रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये इंसान ओ फ्रेम या फ्रेम एस से इस इवेंट को देख रहा है और ये इंसान फ्रेम एस डैश से इस इवेंट को देख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इस इवेंट की यहां से एक्स कोऑर्डिनेट की जो दूरी है मेरे पास वो क्या है, एक्स है। बोल सकता हूं इसको इस तरह से, क्या है, एक्स है। इस इवेंट की दूरी एस डैश फ्रेम से एक्स डैश है भाई, मैं इसको नीचे बढ़ा दूं, ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी दूरी। अब ओ डैश ओरिजिन से जो मेरे पास एक्स डैश कोऑर्डिनेट है उसकी ये दूरी है भाई, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाला ही बनाया है। अब देखो ये फ्रेम क्या कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का आप लोगों से डिस्टेंस पूछूं, यानी कि इस फ्रेम और इस फ्रेम के बीच का डिस्टेंस पूछूं, तो आप लोग क्या कहोगे, डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है भाई, स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब इसको याद करने की ट्रिक है भाई, DOST, दोस्त से आप लोग इसको याद कर सकते हो, जैसे कि डी से डिस्टेंस, ओ से इक्वल टू का साइन, एस फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं आप कि इसने डी डिस्टेंस कवर किया। किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि v से मूव कर रहा है। किस टाइम के लिए मूव कर रहा है, ये t के लिए मूव कर रहा है भाई। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया इन दोनों से, इन दोनों फ्रेम का, वो आ गया भाई vt। क्या आ गया, vt, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं, ये मेरे पास आ गया vt, ठीक है। अब इन दोनों फ्रेम्स को अपने को क्या करना है, रिलेट करना है और इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के लिए दोनों फ्रेम से इक्वेशन निकालनी है और उस इक्वेशन को एक दूसरे से रिलेट करना है, ठीक है। अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं x क्या होगा, यानी कि x इवेंट क्या होगा, तो आप लोग कहोगे x प्राइम प्लस वीटी। x क्या होगा, अगर मैं x डैश प्लस वीटी को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे x डैश पूछता हूं, क्या x डैश पूछता हूं, तो आप लोग क्या कहोगे, x में से अगर मैं वीटी माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं x डैश में से वीटी माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x डैश। इसको आप x डैश की बजाय x प्राइम भी बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं, एक्स प्राइम। जो ये डैश होता है इसको आप प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिला, यहां से मेरे को मिला कि जो मेरा x है वो क्या आ गया, यहां से देखो ये वाला x क्या आ गया, x डैश प्लस वीटी, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने पूछा x प्राइम की वैल्यू बताओ या x डैश की वैल्यू बताओ, तो आप लोगों ने क्या कहा, x माइनस वीटी, ठीक है। जनरली ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को यानी कि फ्रेम s एंड फ्रेम s डैश को रिलेट करती है। अगर अब मैं यहां से आप लोगों से y पूछता हूं तो आप लोग कहोगे y इज इक्वल टू वाई डैश, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। z इज इक्वल टू जेड डैश, दोनों पैरेलल हैं। अगर मैं आप लोगों से यहां पर टाइम के बारे में पूछता हूं तो आप लोग कहोगे t इज इक्वल टू टी। ये y और y डैश एक ही दूरी पर रहेंगे और दोनों क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली z और z डैश भी दोनों क्या है, पैरेलल है। और t डैश टी इक्वल टू टी डैश मैंने क्यों लिखा, जब कोई इंसान यहां पर खड़ा है या कोई भी इवेंट है जो हो रहा है उसको अपन दोनों फ्रेम से एक ही टाइम के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि इस फ्रेम से मैं 11 बजे इस टाइम इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं और इस फ्रेम से 11:10 पर इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, दोनों के अंदर जो टाइम होता है वो सेम होता है, यानी कि t इज इक्वल टू टी डैश हमेशा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है वो एक ही टाइम पर होता है और एक ही टाइम पर दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसलिए मैंने t इज इक्वल टू टी डैश लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो y डैश इज इक्वल टू वाई होगा, z डैश इज इक्वल टू जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली t डैश इज इक्वल टू टी होगा। तो ये होते हैं भाई अपने पास गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस, जो एक दूसरे को, जो एक फ्रेम s और एक फ्रेम s डैश दोनों को क्या करती है, रिलेट करती है, ठीक है। इस वीडियो का मोटिव यही था कि अपने पास जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इक्वेशंस आती हैं उनको फाइंड आउट करना। तो ये अपने पास भाई गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन है, दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, ये मेरे पास दो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, ठीक है। ये मेरे पास एस फ्रेम था और ये मेरे पास एस डैश फ्रेम था। अब कोई इवेंट हो रहा था, ठीक है। अब इस इवेंट को जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इन दोनों फ्रेम्स के क्या करता है, दोनों फ्रेम से रिलेट करता है। यही इक्वेशन में लिखा है कि दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशन, दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई जेड और टी। कहां से, फ्रेम एस से। और एस डैश फ्रेम से क्या थे, एक्स डैश वाई जेड, वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। ये फ्रेम, ये कोऑर्डिनेट्स कहां से थे, एस डैश से। तो यही लिखा है कि दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये अपन ने मान के चला था कि v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यही लिखा है व्हेन वन इनिशियल फ्रेम इज मूविंग रिलेटिव टू अदर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये नीचे भी मूव कर सकता है, ये ऊपर भी मूव कर सकता है, ये कुछ इस तरह से भी मूव कर सकता है और ये कुछ इस तरह से भी मूव कर सकता है। वो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वो वैसे ही मूव करेगा। तो ये था भाई अपने पास गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बेसिक बातें। और ये इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई। कैसे याद करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट है इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, ठीक है। x लिखेंगे तो x डैश प्लस वी टी और x डैश लिखेंगे तो x माइनस वी टी, ठीक है। यहीं से रिलेट कर लो। देखो x डैश लिखना है तो क्या करोगे, x में से वी टी माइनस करोगे। या आप लोग क्या करें, इसको याद कर लें भाई। ये मेरे पास x होता है, ये मेरे पास क्या होता है, x डैश होता है और ये मेरे पास क्या होती है, वी टी होती है, ठीक है। इसको अपने माइंड में रख लें, इसीलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।